नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाकुंभ होने वाला है। आगामी 24 से 26 फरवरी तक नवा रायपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजित है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा संगठन के साथ ही सरकार भी इस आयोजन की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। आपको बता दें कि देश में कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1985 में हुआ था। तब कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, लेकिन इस दफा 12,000 से ज्यादा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इस अधिवेशन में शामिल होंगे। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि 2018 में इससे पूर्व कांग्रेस का 84वां अधिवेशन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शरीक हुए थे, जबकि इस बार परिस्थितियां अलग हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा कांग्रेस के अधिवेशन की मेजबानी रायपुर को मिली है। इस बीच ईडी की कार्रवाई ने सियासत में हलचल ला दी है। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले को लेकर ईडी की कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर हुई छापेमारी पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के 50वें अधिवेशन से पहले नेताओं पर हुई ईडी की छापेमारी प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति की मिसाल है। इसके अलावा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ईडी की कार्रवाई को लेकर आंकड़े दिखाते हुए कहा कि 2004 से लेकर 2014 के बीच यूपीए की सरकार के दौरान ईडी ने 112 छापेमारी की थी, जबकि पिछले 8 साल के दौरान ही 3010 बार छापेमारी हो चुकी है। पवन खेड़ा ने कहा कि सिर्फ राजनीतिक दलों की बातें करें तो 95% छापे केवल विपक्ष के नेताओं पर मारे गए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 2014 से विपक्षी पार्टियों पर हुई ईडी की छापेमारी के आंकड़े रखते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के 24, टीएमसी के 19, एनसीपी के 11, शिवसेना के 8, डीएमके के 6, आरजेडी के 5, बीएसपी के 5, पीडीपी के 5 नेताओं के आवास और उनके अन्य ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। इसके अलावा और भी कई दलों के नेताओं के यहाँ भी इसी तरह के छापेमारी की गई है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछताछ की गई। अब कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है तो छत्तीसगढ़ में छापेमारी शुरू हो गई है, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम इन कायराना हरकतों से डरने वाले नहीं हैं। खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता से बीजेपी की बेचैनी दिखने लगी है। पीएम मोदी में जरा भी ईमानदारी है तो अपने परम मित्र के महाघोटाले पर रेड करें। दरअसल आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन होना है। उससे पहले प्रदेश में बड़े स्तर पर कांग्रेस नेताओं के घर ईडी का छापा पड़ना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। निश्चित ही ईडी की यह कार्रवाई राजनीतिक दिशा की ओर भी इशारा कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी ने छापा मारा है। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के कई कांग्रेसी नेताओं के घर रेड की है। सोमवार सुबह 5 बजे ईडी की टीम राजधानी रायपुर में कई कांग्रेसी दिग्गजों के घर पहुंची और दस्तावेजों को खाले। वैसे तो राज्य में पहले भी ईडी की टीम कई बार छापेमार की कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन पहली बार सीधे तौर पर कांग्रेसी नेताओं के घर पर टीम ने छापा मारा है। ईडी ने जिन नेताओं के यहाँ छापा मारे हैं उनमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सन्नी अग्रवाल, विधायक देवेंद्र यादव, विनोद तिवारी, कांग्रेस के मीडिया प्रवक्ता आरपी सिंह जैसे नेता शामिल हैं। ईडी की इस कार्रवाई के बाद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और अपने 9 मंत्रियों के साथ राजीव भवन पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी के छापे की राजनीतिक हमला बताते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी दमनकारी कार्रवाई के आगे झुकेगी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो फिर इनसे क्या डरेगी। जितना जुल्म करना है कर ले, जनता देख रही है। खैर, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको बता देते हैं, सुनवा देते हैं कि राजनेताओं की प्रतिक्रिया क्या रही इस मुद्दे पे। छापे होने दीजिए, हम इसका मुकाबला करेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं।
हमारा महा अधिवेशन चलेगा 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को। हाथ से हाथ जोड़ो जो टैगलाइन है उसके आधार पर ये महाअधिवेशन हो रहा है, वो चलता रहेगा। और भारत जोड़ो यात्रा में जो हमने सफलता हासिल की है, जो परिवर्तन हम लाए हैं हमारे राजनीति में, हमारे संगठन में, वो बरकरार रहेगा। शुक्रिया। 2004 से 14 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो ईडी ने 112 बार छापे मारे थे। पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी ने मारे हैं। और सिर्फ राजनीतिक दलों को और राजनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95% छापे विपक्ष पर ईडी ने डाले हैं। ईडी के प्रेस नोट के पहले रमन सिंह के प्रेस नोट जारी हो जाता है और हूबहू वही जो रमन सिंह ट्वीट करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, वही प्रेस नोट हूबहू शब्दशः जारी ईडी के प्रवक्ता जारी करते हैं। तो क्या ईडी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है या रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता है? तो इस सारे आज के मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह जी हैं, पश्चिम बंगाल कलकत्ता से टीएमसी नेता सोफिया खान जी हैं, छत्तीसगढ़ से ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं स्वदेश न्यूज़ की एसोसिएट मुक्ता पाठक मनीष बोरा जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। देवलाल जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही? देवलाल जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, मेरी आ रही क्या आपको? नहीं आ रही है, इसमें डिस्कनेक्ट है। चलिए, अब तो आने लगी है। मेरी नहीं आ रही क्या? अच्छा, चलिए। सबसे पहले कांग्रेस सत्यप्रकाश सिंह जी हैं। सत्यप्रकाश जी, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, इसको आप लोग कह रहे हैं कि चूंकि महाधिवेशन होना है कांग्रेस का, इस कारण इस तरह की कार्रवाई हो रही। इस कार्रवाई से महाधिवेशन का क्या लेना देना? महाधिवेशन करिए। अगर कोयला घोटाले को लेकर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, तो इसको राजनीतिक रूप से क्यों देख रहे हैं आप? हमारे मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं कार्रवाई करें, उसमें कोई तकलीफ नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। मगर बात ये है कि जो कार्रवाई हो रही है वो गैर कानूनी तरीके से हो रही है। ये नैतिक दबाव बना। सत्यप्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट के भी। सत्यप्रकाश जी, तो लगता है उनसे भी संपर्क नहीं हुआ। एक बार फिर देवलाल जी के पास चलते हैं। देवलाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो देवलाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही आपकी लेकिन थोड़ा सा कट के आ रही है। आप नेटवर्क में हैं? नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क है जी। देवलाल जी, एक आंकड़ा दिया है पवन खेड़ा जी ने कि पूरे 10 साल में मनमोहन जी की सरकार में 112 टोटल ईडी की कार्रवाई की गई थी, छापेमारी की गई थी। 8 साल में ही 3010, मोदी सरकार में 3010 छापेमार कार्रवाई की, जिसमें 95% विपक्षी दलों के नेताओं के यहां है। क्या इन 8 सालों में भ्रष्टाचार बढ़ गया इतना ज्यादा कि इतनी छापेमार कार्रवाई की जा रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मेरी आपने आवाज सुनी क्या? जी, सुन लिया मैंने। जी। मैं कहना चाहता हूं, खेड़ा जी ने अगर बात कही है, आंकड़े देने से क्या किसी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ा जाना चाहिए? जी। अगर वर्तमान में कहीं पर भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं जी, अगर ईडी मान लो छत्तीसगढ़ इस वक्त आई हुई है जी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेह हुआ होगा, कोई ना कोई उनको सूचना मिली होगी, तभी वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले तो हम देशवासियों को ये समझ लेना चाहिए कि ईडी के कार्य करने के तरीके कैसे, उनकी प्रणाली क्या है।
क्या ईडी कोई चाय वाले को पकड़ता है, रिक्शा वाले को पकड़ता है, ठेला वाले को पकड़ता है, या खेत में काम करने वाले किसान को पकड़ता है? किसी को नहीं पकड़ता। ईडी उन्हीं लोगों को आज तक पकड़ा है जो आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखा है, भ्रष्टाचार के मामले हैं, फंड ट्रेलर का मामला है। ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं जो आय से अधिक संपत्ति एकत्र करते हैं उनको ईडी पकड़ रही है। तो इसमें अगर ईडी कहीं पर छापा मार रही है, सोने जवाहरात हीरे और बोरों में हजारों करोड़ों रुपया की नोट निकल रहे हैं, करोड़ों रुपया की राशि बरामद हो रही है, गरीबों के घर में बोरे में रखने के लिए अनाज नहीं है, और ऐसे काले धन वाले लोगों के यहाँ अगर छापा पड़ रहा है तो देशवासी तो इनका स्वागत करते हैं ना। ऐसी कार्य प्रणाली के लिए ही तो ईडी को बनाया गया है। और निश्चित ही अगर जो भ्रष्टाचार नहीं करते उनके यहाँ अगर पहुंच रही है तो उन लोग को डरने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का डरना मुझे समझ में नहीं आता। आखिर कांग्रेस की पार्टी के लोग डर क्यों रहे हैं? उन्हें डरना नहीं चाहिए। ठाकुर साहब वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ, बचना भी नहीं चाहिए। ठाकुर साहब वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर बोरे में जेवरात भरे हैं, रुपए भरे हैं, गरीबों के यहाँ खाने को नहीं है, और लोग जो आय से अधिक संपत्ति कमा रहे हैं उनके यहाँ बोरों में जवाहरात भरे हुए, वही तो मैं आप सवाल किया हूं कि पिछले 10 साल जो मनमोहन सरकार के थे उसमें केवल 112 छापेमारी, और 8 सालों में आपके यहाँ 3010 छापेमारी ईडी की, यानी भ्रष्टाचार इस दौरान 8 साल में बढ़ गया है। ये आंकड़े तो यही बताता है। देखिए उस समय भी भ्रष्टाचार हुए थे, लेकिन सरकार में तो ये लोग स्वयं था ना, AG, 2G, 3G, कोल जी, जीजा जी, कितने प्रकार के भ्रष्टाचार हुए। इसीलिए तो इनको सरकार से जाना पड़ा। छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश की जनता देख रही थी यूपीए गवर्नमेंट के समय जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के हालात थे इस देश में, वो किसी से छुपा नहीं है। इसलिए तो इन्हें सत्ता सिंहासन से जाना पड़ा। और अभी जो सरकार जो काम कर रही है, सरकार की एजेंसियां जो लगी हुई है, भ्रष्टाचार विरोधी जो एजेंसियां हैं जो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कार्य करती है, अगर वो लोग इस प्रकार की कार्य कर रहे हैं तो इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के मामले में फिर से कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के लोगों ने शर्मसार किया है कि आज भ्रष्टाचार में IAS अफसरों के साथ साथ अब कांग्रेस नेताओं का भी नाम आया। उससे भी ज्यादा शर्मसार छत्तीसगढ़ उस समय हो गया जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सारे मंत्रिमंडलियों को लेकर वहां भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो लोग नक्सलियों के हमले से मर रहे हैं, जो बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, अभी महानगर में देखे होंगे एक बच्ची, नाबालिग बच्ची को खुलेआम मारा गया। चले आज वो वाला मुद्दा नहीं है, आज कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ईडी का इनके मुद्दा लिए है इनका ठाकुर साहब। मंत्रिमंडल सोया हुआ है, इनकी सरकार सोई हुई है। लेकिन जब भ्रष्टाचारियों को, कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात आती है तो पूरा मंत्रिमंडल आ जाता है। इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए कि उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, ठाकुर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन हमें एक सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ ये हो जाता है कि ये जितने नेता उन्होंने बकायदे गिना दिया कि कांग्रेस नेताओं के यहाँ 24, TMC नेताओं के यहाँ 19, NCP इसी तरह XYZ बहुतों के यहाँ पड़ा। लेकिन इसमें कहीं आपको याद है कि पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो पूरे पाक साफ हैं? किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के यहाँ छापे पड़ा हो तो आपको याद हो तो बता दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता या कार्यकर्ता या कोई भी व्यक्ति अगर इस देश में भ्रष्टाचार करता है, किसी भी दल का हो, उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और अभी ऐसी स्थिति बनती है, कोई अगर कोई गिना दे कि ये भ्रष्टाचारी है तो उसको अवश्य ईडी उसको कार्रवाई करना चाहिए। एक देश के नागरिक होने की हैसियत से मैं कह रहा हूं कि देश में किसी भी दल को भ्रष्टाचार करने का कोई भी राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है। ऐसे भ्रष्टाचार वही तो पूछ रहा हूं कि पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल पाक साफ हैं जी। अगर अभी तक तो ऐसी स्थिति अगर आती है, मैं बोल रहा हूं ना, अगर आपके नजर में है तो आप बता दीजिए कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इनको पकड़ा जाना चाहिए, ईडी को उस पर कार्रवाई भी करना चाहिए। चलिए भारतीय जनता पार्टी ये तो सत्यप्रकाश जी और सोफिया जी बताएंगी। तथ्यात्मक जानकारी भी रखी जानी चाहिए पटल पर। अगर तथ्यात्मक जानकारी है, उनके ऊपर ऐसा लगता है कि इस आरोप से प्रेरित है, इस आरोप में उसके गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, तो निश्चित ही पकड़े। इसमें कौन रोकेगा? चलिए कोई नहीं रोके। सत्यप्रकाश जी आ रहा हूं आपके पास, सोफिया जी के पास चलते हैं। सोफिया जी कोलकाता से बैठी। सोफिया जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। सोफिया जी, अभी सत्यप्रकाश देवलाल जी ने कहा
कि आपके पास कोई जानकारी हो, जैसा कि हमने उनसे सवाल किया, आप लोग आरोप लगाते हैं कि सिर्फ विपक्षी दलों के यहाँ के जो नेता हैं उन पे छापेमारी की जा रही है या अलग राजनीति से प्रेरित होकर छापेमारी की जा रही, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हो तो आप लोग दे सकते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। सबसे पहले मेरे काबिल दोस्त देवलाल जी को मैं नमस्कार करना चाहूंगी और उनकी बातों को मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा उदाहरण हो, उदाहरण तो सबसे बड़ा उदाहरण शुभेंदु अधिकारी हैं, जो यहाँ के विपक्ष नेता बने हैं, जो पहले एक टीएमसी कार्यकर्ता थे, टीएमसी के नेता थे। तब उनके ऊपर ईडी का परचम जो है लहराया करता था कुछ साल पहले। नारदा, आपको पता होगा, आप सभी को पता होगा, देश की जनता को पता है कि नारदा के लिए कैसे ईडी का परचम लहराता था। लेकिन आज जैसे ही उन्होंने दल बदला, अब जिस भी कारण से बदला वो जवाब वही देंगे, जिस भी कारण से बदला, लेकिन आज उनके ऊपर किसी भी तरह का ईडी रेड तो छोड़ दीजिए, किसी भी प्रकार का कोई रेड नहीं है। वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन से धुल गए हैं। उनके ऊपर चूंकि मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि मैं एक उदाहरण दूं, तो एक बहुत बड़ा उदाहरण तो बंगाल में ही बैठा हुआ है, शुभेंदु अधिकारी का आप मिसाल ले लीजिए। उनके ऊपर पहले रेड हुआ करता था जब वो विपक्ष में थे, और आज जब बीजेपी के साथ आ गए तो उनके सारे जो पाप है वो धुल गए। दूसरा उदाहरण मैं दे सकती हूँ हिमांता विश्वास शर्मा का, उनके ऊपर भी परचम लहराता था, आज वो भी जो है पाक साफ हो गए। तो ऐसे कई उदाहरण बताइए कि कितने उदाहरण आपको चाहिए जो पहले, जो बीजेपी को ज्वाइन करने से पहले, भाजपा को ज्वाइन करने से पहले, उस दल को ज्वाइन करने से पहले जिनके ऊपर किसी भी तरह का आरोप था, ईडी का या अन्य किसी संस्था का जो परचम था, वो आज जो है बिल्कुल दूध के जैसा साफ हो चुका है। तो इसका जवाब मेरे ख्याल से आज मेरे काबिल दोस्त जरूर देंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, देश की जनता और हम सब जानना चाहेंगे। और दूसरी बात है कि ईडी अगर अपना काम कर रही है तो हम एज नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एक भारतवासी होने के नाते हमें खुशी होती है अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपना काम करती है। लेकिन दुख तब होता है जब वहां पर पक्षपात होना शुरू हो जाता है, जैसा कि देखा जा रहा है कि 95%, जैसा आपके आंकड़ों से भी हमने देखा कि 95% जो है वो विपक्ष के ऊपर ही बिल्कुल किसी भी प्रकार का रेड हो रहा है। अगर हम इधर 10 सालों में देखें तो कितने भाजपा के जो लीडर्स हैं उनको पकड़ा गया है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा में एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा, एक भी ऐसा नेता नहीं होगा, एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं होगा जिनके ऊपर भी किसी तरह का रेड तो होना बहुत दूर की बात है, किसी भी तरह का संदेह भी नहीं किया जा सकता। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि जनता को हजम होगी, देश की जनता को हजम होगी। इसका जवाब भी मेरे काबिल दोस्त आज जरूर देंगे। जैसा उन्होंने कहा कि मैं उदाहरण दे दूं, तो मैंने 2 उदाहरण तो अभी ही दे दिया, और भी कई उदाहरण है, जैसे हम कह सकते हैं BS येडियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण रेंथी, मुकुल रॉय, ये कई और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनकी लिस्ट अभी फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जो पहले इनके ऊपर परचम लहराया था और आज ये बिल्कुल भी निर्दोष हो गए क्योंकि इन्होंने वॉशिंग मशीन में घुसकर वो निकल के चले गए हैं, भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन सोफिया जी, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि टीएमसी सरकार में टीएमसी के मंत्री के यहाँ करोड़ों रुपए कैश, करोड़ों रुपए कैश मिले, यानी भ्रष्टाचार तो हुआ है वहां भी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही, मैं यहाँ पर किसी को यहाँ पर मैं अपोज करने के लिए या किसी को यहाँ पर बचाने के लिए नहीं बैठी हूँ। जो भी दोषी है, मेरा ये कहना है कि जो भी दोषी है ईडी उसको पकड़े, ईडी अपना काम करे, जैसा कि ईडी ने काम किया भी, और हमने बिल्कुल उनकी जो है वो उनके साथ जो है बिल्कुल हर तरह का कोऑपरेशन भी दिखाया। आपने देखा कि किस तरह से हमारी ममता सरकार ने किस तरह से कोऑपरेट किया और किस तरीके से दल से हमने निकाल भी दिया जो भी दोषी पाया गया। तो ये मुझे बताइए कि भाजपा के कितने नेता ऐसा करते हैं, भाजपा के ऊपर कोई भी तरह का लांछन हो, वो रेप का आरोप हो, बलात्कार का हो या किसी भी तरीका का हो, बताइए। मुझे लगता है कि वहां पर उनको बचाया जाता है। किसानों को अगर भाजपा का कोई भी नेता कुचल देता है तो उसको बचाया जाता है, लेकिन टीएमसी सरकार में बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाता। अगर हमें जरा सा भी संदेह हो जाता है कि किसी भी तरह का भ्रष्ट, देखिए नेता किसी भी पार्टी में जो लोग होते हैं वो इंडिविजुअली किसी भी कसूर करने के वो जिम्मेदार होते हैं। अगर उन्होंने कोई पाप किया है तो वो उसका आंसर देते हैं, कोर्ट और कार्रवाई होती है। लेकिन संदेह तब होता है जब किसी एक वर्ग, किसी एक तबके को, किसी एक पार्टी को ही चुना जाता है किसी भी किस्म के लिए पक्षपात करने के लिए। तो ऐसे में मुझे लगता है ईडी को भी जवाबदेही है और भाजपा की जवाबदेही तो है ही, कि मुझे लगता है ये आज ईडी बिल्कुल एक मजाक बन के रह गया है। मुझे लगता है
क्योंकि ईडी जो है आज बिल्कुल भी लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। ईडी मुझे लगता है आज ईडी का फुल फॉर्म एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी बन के रह गया है। मुझे लगता है इसका जवाब भाजपा आज मैं जरूर लाल साहब से लूंगी, इसका जवाब वो देकर जाए। और हम सब, मैं सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे देश की जनता जानना चाहती है कि आज ये जो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इनको विकास करनी नहीं है, इनको रोजगार देना नहीं है, 2 करोड़ का जो वादा हुआ था रोजगार देने का, ये तो इनको जवाब तो देना नहीं है ना कि किस तरीके से पकौड़े तलने का जो सुझाव है ये देते हैं, डीजल पेट्रोल के दाम ये कम नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब वोट किस मुंह से मांगेंगे? तो जाहिर सी बात है कि ऐसा ये तो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन सामने वाले को ईडी और सीबीआई, जो भी सीबीआई का रेट दिखाकर उनको हरा दो। तो जाहिर सी बात है रेस में अगर और कोई नहीं दौड़ेगा तो ये जीत जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है। जी जी सोफिया जी, निश्चित हम आप ठाकुर साहब, आप सोफिया जी ने जितने सवाल खड़े किए हैं निश्चित तौर पे हम उनका जवाब लेंगे, हम आपके पास आ रहे हैं। एक बार सत्यप्रकाश जी के पास फिर से चलते हैं। सत्यप्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको अब? जी 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 सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा है, इससे ईडी अपनी कार्रवाई कर रही, क्या लेना देना? मुख्यमंत्री जी को कहना पड़े कि डराया जा रहा है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम इस दमनकारी नीति से बिल्कुल नहीं डरने वाले। अरे ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, अगर पाक साहब हैं, उनके पास कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह के, वो किसी तरह दोषी नहीं है, तो करने दीजिए कार्रवाई, इसमें तो और अच्छा है, आप निखर के आएंगे आपके नेता। देखिए त्रिपाठी जी, जैसा अभी मेरी बहन टीएमसी की प्रवक्ता मेरी बहन ने बताया जी, वही बात मैं बोलना चाहूंगा। देखिए कार्रवाई करे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भ्रष्टाचारी है उसको तो रखना चाहिए जेल के अंदर। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने बोला कि अगर कार्रवाई करते रमन सिंह जी को ऊपर भी गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई करते तो हम उनका भी विरोध करेंगे, उसका भी विरोध करेंगे। मगर अगर कार्रवाई अनैतिक दबाव बनाकर अनैतिक कार्रवाई की जाती है तो उसका विरोध करना पड़ेगा। देखिए इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो इतना सफल हुआ, जिसके कारण जनता का प्यार मिला, उसको रोकने तक की इन्होंने कोशिश की। उसमें कोविड का बहाना लेकर, सुरक्षा का बहाना लेकर जम्मू में राहुल गांधी जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, मगर हम डरे नहीं, हमने यात्रा पूरी की। वैसी जैसी यहाँ अधिवेशन, देखिए अधिवेशन जो एक ऐतिहासिक अधिवेशन होने वाला है, ये बीजेपी को पता है। 85वां अधिवेशन जो छोटा मोटा अधिवेशन नहीं है, ये एक नई दिशा और दशा तय करेगा भारत का। तो ये इनको मालूम है कि इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा जो भाजपा के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव हो, अभी इस तरह 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा अधिवेशन। तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हानि पहुंचाने के लिए कि उसमें एक रुकावट पैदा हो, उसमें एक थोड़ी प्रभाव लगे ईडी की वजह से लोग थोड़े से मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो, वो करने की कोशिश की जा रही है। मगर जैसा हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हम डरते नहीं है, हम जितना भी आप बोलिएगा हम और निखर के आएंगे। जैसा आपने भी बोला, हम लड़ेंगे और हम बाहर निकलेंगे। अरे हम तो वो पार्टी है जिसका इतिहास है कि हम गौरव से लड़े, बल्कि हम गौरव से लड़े तो आज हमको गौरव के मुखबिरों के जो वंशज उनसे लड़ना पड़ रहा है, बस इतना ही फर्क है। हम तो अब तब भी नहीं डरे थे, अभी भी नहीं डरे। हमने भारत जोड़ो यात्रा भी किया, उसमें लोगों का प्यार मिला, हम अधिवेशन भी करेंगे, उसमें भी लोगों का प्यार मिलेगा और जनता को एक नई दिशा मिलेगा। ईडी कह रही है कि जो कोयला घोटाला हुआ है उसमें 25 रुपए कमीशनबाजी बीच में हुई है, तो उसकी जांच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हो जाने दीजिए, उसमें क्या है? जांच कीजिए। मगर देखिए त्रिपाठी जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, रमन सिंह जी का इससे पहले कैसे बयान आया, ईडी का प्रेस रिलीज अगले दिन आता, उससे पहले डिटो एक पॉइंट टू पॉइंट कॉपी किया हुआ बयान रमन सिंह जी का आता है। उसका भले वो ट्वीट डिलीट कर देते हैं मगर बयान आ जाता है। तो ये क्या दिखाता है? यही दिखा रहा है ना कि जो भाजपा बोलती है वो ईडी करती है। ईडी कहीं ना कहीं दबाव में चलते हो। जैसा आपने देवलाल जी से पूछा था कि एक भाजपा का नेता बता दीजिए, वो नहीं बता पाए। पिछले 8 सालों मतलब इतना पाक साफ है भाजपा की, एक नेता नहीं है। और जैसे टीएमसी की हमारी बहन प्रवक्ता जी ने बताया, प्रवक्ता है, उन्होंने बताया कि एकनाथ शिंदे को मैं थोड़ा याद करना चाहूंगा। एकनाथ शिंदे सीएम बना देते हैं, जिनके पीछे एकदम हाथ धो के पड़े हुए थे, उनको अपनी तरफ ला के असंवैधानिक सरकार बना के उनको सीएम बना देते हैं और ईडी की कार्रवाई रुक जाती है। तो ये जो खेल है, फिर साउथ में चले जाइए, कलकत्ता में से इन्होंने उदाहरण बताया, आसाम का उदाहरण बताया। तो ये सब जो खेल है ये साफ दिखा रहा है। देखिए भारत की जनता, हमारे प्रदेश की जनता सब देख रही है। देखिए त्रिपाठी जी, आप भी इतने बड़े पत्रकार है, कहीं ना कहीं आप भी अंदर से जानते हैं कि ये क्या खेल चल रहा है। तो पानी की तरह एकदम साफ है। हमारे ऊपर मत डालिए, हमारे ऊपर मत डालिए, आप अपना आरोप लगाइए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जनता सब देख रही है, ये एकदम पानी की तरह साफ हो चुका है कि ये खेल चल रहा है। जैसा कि पहले ईडी के छापे पड़ते थे, लोगों को लगता था कि हाँ कुछ है, मगर आज जब ईडी का छापा पड़ता है तो लोगों को एक मजाक लगता है। ये राजनीतिक के तौर पे किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में इस हिसाब से काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात त्रिपाठी जी मैं बोलूंगा, छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है,
कोई भूपेश बघेल के सामने उनके पास चेहरा नहीं है। तो ये जब ये राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ पा रहे हैं तो ईडी और आईटी को आगे करते हैं। बस इनका यही खेल है कि किसी तरह असंवैधानिक तरीके से सरकार को गिराए, सरकार को काम न करने दे, ताकि इसका लाभ जनता ईडी की कार्रवाई से भूपेश जी की लोकप्रियता थोड़ी कम हो जाएगी। लोकप्रियता है तो उनकी है, लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है, बल्कि ईडी के छापे पड़ेंगे तो और लोकप्रियता बढ़ेगी। तो इसके लिए फिर धन्यवाद दीजिए ईडी का धन्यवाद दीजिए। जनता को मालूम है, जनता को मालूम है कि ये दबाव की राजनीति चल रही है, ये तो जनता को मालूम है। हम तो बोल रहे हैं भूपेश बघेल जी का जो नाम है उसी से तो घबराहट है ना। भाजपा की घबराहट ही वही है कि उनका काट नहीं मिल रहा है। रमन सिंह जी इनके पास थे 15 तुमको यूज किया, आज उनको भी मार्गदर्शन मंडल में बैठा दिए। इनके पास पिछले 4 साल में कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं किया होगा। इनके पास क्योंकि मुद्दा ही नहीं मिला था, सड़कों पर उतरेंगे कहां से। आज जब चुनाव आ गया, चुनाव का साल चल रहा है, तब इनको मुद्दे, सड़कों पे थोड़े बहुत मुद्दे मिल जाते हैं, थोड़ा ईडी आईटी भेज दे रहे हैं और बाकी काम इनका ईडी आईटी करके छापे वापे करके कर रहे हैं। मगर इनके पास तो मुद्दा नहीं, मेन यही काम है। चलिए सत्यप्रकाश जी, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, बोरा जी हैं, मनीष बोरा जी। मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ये आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। इस कार्रवाई को लेके जिस तरह से आज हालांकि राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस ने इस मुद्दे को, छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई, उसको राष्ट्रीय स्तर पे लिया। खड़गे जी ने ट्वीट किया, पवन खेड़ा जी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने बाकायदे आंकड़े गिनाए। लेकिन अगर ईडी कार्रवाई कर रही है, हमने ये सवाल भी किया है अपने भाजपा के प्रवक्ता से कि क्या 3010 छापे जो पड़ गए, 112 पूरे 10 साल में पड़े थे छापे, तो क्या इस समय ये भ्रष्टाचार बढ़ गया है या भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ये एक बहुत तेजी से एक मुहिम छेड़ी जा रही है? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि इतनी लंबी जो आंकड़े आप बता रहे हैं, उन आंकड़ों के आधार पर भी हम बात करें तो निश्चित रूप से दोनों चीजें, आपके सवाल बहुत लाजमी है कि या तो भ्रष्टाचार बढ़ गया है या भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रयास बहुत तेजी से चल रहे हैं। तो इस ले सकते हैं कि आज ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इन एजेंसियों को संबोधित किया तो उसमें इस बात को जरूर कहा है कि देश के अंदर जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो इस तरीके की कार्रवाइयां कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ बिना भय के एजेंसियां कार्रवाई करें, इस बात को उन्होंने कहा है। लेकिन इसके साथ दूसरा राजनीतिक पहलू हम देखें तो लगातार जिस प्रकार से कार्रवाइयां हो रही है, उन कार्रवाइयों में जिस प्रकार अन्य दलों के नेताओं को शामिल किया जा रहा है, और जो सवाल यहाँ उठता है कि क्या भाजपा का एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ में ऐसी कोई कार्रवाई हुई हो, तो ये भी सवाल आज उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का कोई नेता है या पूरी पार्टी जो है वो पाक साफ है, ये भी सवाल उठता है। लेकिन इसके साथ एक चीज देखने की यह है कि जो बातें लगातार उठती है, यदि हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह ने जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके जवाब दिया है भूपेश बघेल के बातों का, तो उसमें उन्होंने एक चीज का जिक्र किया था, एक पत्र दिखाया उन्होंने जिसमें भूपेश बघेल जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और नेता प्रतिपक्ष के साथ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि ये जो घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं उसको लेकर के उन्होंने ईडी और सीबीआई की जांच की मांग की थी और प्रदेश सरकार की जो एजेंसियां हैं उनकी जांच पर सवाल खड़े किए थे कि प्रदेश सरकार की जो एजेंसियां हैं वो एजेंसियां जांच करेगी तो वो जांच निष्पक्ष नहीं होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री को ये पत्र लिखा था, उसमें इस बात को कहा था कि ईडी और एनआईए और सीबीआई से जांच कराई जाए छत्तीसगढ़ में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर के। तो जब उस समय उन्होंने इस बात को कहा था तो उस समय उन्होंने ईडी पर, एनआईए पर और सीबीआई पर विश्वास जताया था। लेकिन आज जब ये परिप्रेक्ष्य बदल रहा है और ये कार्रवाई भी कांग्रेसियों पर हो रही है, तो ये जो स्थिति बदल रही है उसमें वो कहते हैं कि ईडी जो है वो दोषपूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रहा है, सीधे तौर पे ईडी जो है वो कांग्रेस को निशाना पर आ रहा है। और दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन को रोकने के लिए कार्रवाई हुई। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है जिसके 2-4 कार्यकर्ताओं के खिलाफ यदि कोई इस तरीके की कार्रवाई हो रही तो उससे अधिवेशन में कोई फर्क पड़ेगा, मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। क्योंकि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, इतने साल तक देश में उसने राज किया है, तो 1-2-4 कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होने से कांग्रेस के अधिवेशन से मुझे नहीं लगता कहीं से कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, राजनीतिक रूप से उसका फायदा लेने का प्रयास निश्चित रूप से किया जाएगा और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है सीधे तौर पर कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस के निगम मंडल आयोगों के अध्यक्ष हैं, तो उनके खिलाफ यदि कार्रवाई हो रही तो कांग्रेस का निश्चित रूप से आक्रोशित होकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और सड़कों पर उतरना ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि उनके सीधे पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। और इस बात को कहा जा रहा है कि लगातार ये जो घटनाएं हो रही है उसमें पूरी सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोयले की दलाली को लेकर के जो एविडेंस जी लगता है वो तकनीकी कारणों से हम मनीष जी की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हैं। मुक्ता जी, इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाएं? क्या महाधिवेशन के पहले इस तरह की कार्रवाई तो कांग्रेस को और सिंपैथी मिलेगी, या जो कार्रवाई हो रही है एक सामान्य कार्रवाई है? इसके राजनीतिक हलकों में आगे आने वाले समय में क्या मायने निकाले जाए?
देखिए त्रिपाठी जी, हम लोगों ने ये देखा हुआ है, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, कांग्रेस जब तब वो भी तो इस तरह की कार्रवाई करती थी अपने अपोजिशन के खिलाफ। आपको ध्यान होगा, लगातार हमने ऐसे बहुत सारी कार्रवाई देखी है। तो लेकिन ये आंकड़े जो मैंने आपको बताए, बिल्कुल 112 टोटल 10 साल में, 8 साल में 3010। जी बिल्कुल सही बात है कि अभी जो है आंकड़े, ये जो है ये कार्रवाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पहले थोड़ी कम थी। लेकिन मैं जो एक ओवरऑल बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब कांग्रेस पावर में होती तो वो भी इस तरह के कार्रवाई करती है। इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस है, ईडी हो गया, सीबीआई हो गई, बार बार यही आरोप उस समय हम लगातार सुनते हैं बीजेपी नेताओं से कि जो है राजनीतिकरण हो रहा है, सीबीआई का राजनीतिकरण हो रहा है, ईडी का दबाव की राजनीति कर रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है। वही चीज़ आज हम देख रहे हैं। हाँ, अब आपने ये बात जो पूछी है कि जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है, जिस तरह से 3000 की हम आंकड़े में आ गए हैं, तो ये डेफिनेटली हम ये इसको इस तरह के से देख सकते हैं कि क्या करप्शन इन दिनों बहुत बड़ा है। जाहिर तौर पे तभी इस तरह की कार्रवाई जो है इतनी ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये जो कार्रवाई होती, ये जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वो टूल बनाती है और अपने अपोजिशन पे करती है। और जैसा कि अभी जो बात हो रही थी कि कुछ अगर कांग्रेस के नेताओं पे जो है, कुछ कार्यकर्ताओं पे अगर आज ईडी की कार्रवाई हुई है तो कांग्रेस क्यों इतना घबरा रही है? उसको इतने सालों से वो सत्ता पे है, उसको फेस करना चाहिए। अगर कुछ निकलता है तो वो दोषी पाएंगे, नहीं तो आपको पब्लिक की सिंपैथी मिलेगी। जी बिल्कुल सही कहा। सोफिया जी ने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, देवलाल जी आप उत्तर देना चाह रहे थे और हम चाहेंगे उत्तर मिल जाए, लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या विपक्ष ये उठा रहा, और सोफिया जी ने नाम सहित गिनाए, शुभेंदु अधिकारी जी हों, शर्मा जी हों, सबके येदुरप्पा जी हों, या हमारे सत्य प्रकाश जी ने कहा कि एकनाथ शिंदे पे सीबीआई की, ईडी की कार्रवाई चल रही थी, वो उनके नज़र में थे, लेकिन जब आपके साथ आ गए तो सारी कार्रवाई ख़त्म हो गई। ये तो बहुत बड़ा सवाल उठाता है देवलाल जी। देखिए, वो जहां से आती है, शुभेंदु अधिकारी जी की मामले लेता हूँ, उसमें सारे लोगों की जो तथ्यात्मक जानकारी है वो समझ जाएंगे। किसी के खिलाफ आरोप तय कर देना या हवा में बात कर देना वो अलग बात होती है, लेकिन सत्य से वो परे होता है। आप सत्यता की ओर जाइए। आपके यहाँ जो मंत्री हैं उनके यहाँ कितनी राशि पकड़ाई थी, और इनके यहाँ अगर ईडी ने इनको पकड़ा है या कोई भी पकड़ा है तो इनके यहाँ से कुछ बरामद हुआ है? ऐसा दिखता है हम देशवासियों को तो कहीं पर भी नहीं दिखा कि इनके यहाँ से कोई संपत्ति अर्जित किया गया, कोई पकड़ा गया। ये बात को तो ईडी ही बहुत अच्छे से बता पाएगा। लेकिन जो जनमानस में रिपोर्ट छन कर आया, जो दिखता है, वहां पर कहीं पर भी ऐसी संपत्तियों का ब्यौरा या ऐसी राशि नहीं देखा गया। उसके बाद भी अगर तृणमूल कांग्रेस को कलकत्ता में ऐसा लगता है कि शुभेंदु अधिकारी जी भ्रष्ट हैं या भ्रष्टाचार के संलिप्त हैं, तो आपकी तो वहां पर सरकार है ना, आपकी भी तो एजेंसियां है ना। आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने से क्यों परहेज करते हैं? आप लोग को भी अधिकार है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाइए। आप लोगों को किसने रोका है? लेकिन असम में और कर्नाटक में नहीं है सरकार जहां का नाम लिया है, महाराष्ट्र में नहीं है सरकार जहां का सत्यप्रकाश जी ने नाम लिया। जी, महाराष्ट्र में बताइए मेरे को, कौन सा ऐसा उनके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ है? कोई भी आरोप लगा देना अलग बात है। मैंने कह दिया ना कि आरोप आप लगा देंगे वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त अगर ईडी कोई कार्यवाही कर रही है, मैं तो बोल रहा हूं ना कि अगर यहाँ पर सौम्या चौरसिया जो मुख्यमंत्री के निज सचिव थे वो पकड़ाते हैं, उनके यहाँ से करोड़ों की जमीन जायदाद और हीरे जवाहरात निकल रहे हैं, अगर नहीं निकलते तो वहां पर ईडी गलत होता, उसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। कोई आईएएस के यहाँ अगर हीरे जवाहरात नहीं निकलते, उसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। अभी भी जो वर्तमान में कांग्रेस के लोगों के यहाँ अगर कोई कार्रवाई चल रही है, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है जिनकी कोल सिंडिकेट है, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, तो अगर कुछ नहीं मिलेगा तो उनको डरने की कोई बात नहीं। ईडी सेलेक्ट करके कार्रवाई कर रही है, सेलेक्ट करके कार्रवाई करती है। अगर इनका अधिवेशन रोकना रहता, जहां तक मैं समझता हूं, तो मोहन मरकाम ऊपर कार्रवाई करती। तो मोहन मरकाम अगर स्वच्छ है, स्वच्छ छवि के हैं, तो उनके यहाँ तो कोई ईडी जा नहीं रही है ना। तो और मैं एक चीज और ध्यान आकर्षित कराता हूं, पूरे देश का मामला चल रहा है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब इस देश में सत्ता संभालने के पहले 3 बातें कही थी। एक तो भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाएंगे, बना दिए। दूसरा, धारा 370 हटा देंगे, हटा दिए। तीसरी सबसे अहम बात आप सबके लिए
न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज देश में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होने दे रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल में, उनके सरकार में इन 8 से 9 सालों में एक भी भ्रष्टाचार की ना दे। ये देशवासियों को गर्व है कि पहली बार भारत देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ऐसी सरकार बनी है जो लेकिन लाल साहब देशवासियों को गर्व होना चाहिए। और ईडी के कार्य प्रणाली पर वही प्रश्न चिन्ह उठा रहा है जो भ्रष्टाचारियों को शरण देने का काम कर रहा है। आपने 2G 3G जीजा जी सब कह दिया था। आपने सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए ठाकुर साहब, उन लोगों को सवाल सुन लीजिए ठाकुर साहब, सवाल एक हो गया। अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आपने कहा 2G 3G जीजा जी सब कह दिया, लेकिन ये भी आपको मालूम होगा कि ये सारे मुद्दे जो थे इनमें सब में बरी हो गया, न्यायालय ने सबको दोष मुक्त कर दिया है। अब उस पे आप नहीं आरोप लगा सकते हैं कि इनका घोटाला हुआ था इनके समय। देखिए, न्यायालय से मुक्त होना अलग चीज है, लेकिन उस समय सारे लोगों के ऊपर आरोप लगा था। ठीक है, न्यायालय ने मुक्त कर दिया, लेकिन आखिर देशवासियों को पैसा कहीं ना कहीं गया। ठीक है, उनके ऊपर आरोप इन लोग सिद्ध नहीं कर पाए, वहां पर जैसे भी अपनी स्थिति को देखते हुए इन लोग बाहर आ गए। लेकिन भ्रष्टाचार तो हुआ था ना, कि नहीं हुआ था? अगर देश का पैसा, अगर गरीबों का पैसा, देश में रहवासियों का पैसा अगर कहीं गया है तो भ्रष्टाचार होके ही गया होगा जी, कि ऐसी खाली खुले में चले गया, कि कहीं ना कहीं तो दिक्कत हुई है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ईडी की जो कार्य प्रणाली है इस समय, चाहे झारखंड हो, कलकत्ता हो, जहां पर भी पकड़ी है, अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नेता अगर पकड़ में आता है, उनके यहां से राशि संपत्ति अगर सार्वजनिक तौर पर सामने आ जाती है, तो उसको भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो वर्डिंग है, जो उन्होंने कहा है कि देश में कोई भी भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं ठाकुर साहब, सोफिया जी को उत्तर देना चाह रही हैं आपकी। सोफिया जी। लाल जी ने अभी कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये हमारे प्रधानमंत्री का कहना है। तो मैं चलो मानती हूँ कि नहीं खा रहे हैं, तो अगर भाजपा या प्रधानमंत्री पैसा अगर नहीं खा रहे हैं तो ये पैसा जा कहाँ आ रहा है? महंगाई क्यों नहीं घट रही है? पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं घट रहे हैं? देश में जो है महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्यों जो है किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों जो है किसान सड़कों पर है? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। इसका भ्रष्टाचार से क्या लेने देना सोफिया जी? जी बिल्कुल, जब पैसे बच रहे हैं देश में, अगर नहीं खा रहे हैं तो पैसे बच रहे हैं। देवलाल जी सुन लीजिए, देवलाल जी, ठाकुर साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए। पैसे बच रहे हैं, अरे ठाकुर साहब सुन तो लीजिए, सुनने का मादा रखिए थोड़ा सा। इनका कहना है कि 70 साल जो है कांग्रेस। अरे ठाकुर साहब सुनने का मादा रखिए, आपके पास फिर आऊंगा। सोफिया जी एक मिनट, सोफिया जी एक मिनट। ठाकुर साहब सुन लीजिए, आपने अपनी बात कही, सोफिया जी ने बड़े ध्यान से सुनी। अब वो आपने ही उनसे पूछा कि आप उत्तर दीजिए। सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ, बोलिए। जी सोफिया जी। जैसा इनका कहना है कि देश की जनता को कांग्रेस ने 70 साल तक लूटा, तो 70 साल तक अगर लूट कर, मान लीजिए देश में अगर लुटेरे लूट कर, तब भी महंगाई कम है। और जहां पर देश में बचत हो रही है, जहां पर खा नहीं रहे हैं, बचा रहे हैं, उसके बाद भी महंगाई बढ़ रही है, तब तो ये जनता जो है इसका सवालों का आंसर देगी कि जो खा रहे थे तब भी महंगाई कम थी, या आज जो कह रहे हैं कि मैं न खा रहा हूं न खाने दूंगा, उसके बाद महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये जनता के सामने बिल्कुल साफ है कि कौन नहीं खा रहा है और कौन खा रहा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने बड़ी कन्नी काट कर निकल गए शुभेंदु अधिकारी के बारे में। इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर बंगाल में जो है ईडी का जो छापा पड़ा, बहुत पैसे मिले। चलिए मान लिया बहुत मिले बिल्कुल, लेकिन अगर छापा जिनके घर में नहीं पड़ेगा तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? शुभेंदु अधिकारी के घर में तो छापा ही नहीं पड़ा, ईडी गया ही नहीं। ईडी जब गया ही नहीं तो पैसा मिलेगा कहाँ से? इसका जवाब दे दीजिए, ईडी क्यों नहीं गया? लेकिन सोफिया जी उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी भी जांच एजेंसी है, राज्य सरकार की जांच एजेंसी होती है, उनके यहाँ से छापा मरवा के आप उनको अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो आप पोल खोल दीजिए। देखिए, ये विधानसभा के चुनाव के बाद इन्होंने ऐसे ही बंगाल को बदनाम कर रखा है। अगर शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हम लोग किसी भी तरीके का कार्रवाई करेंगे तो ये तो यही कहेंगे कि हम जुल्म कर रहे हैं, हम यहाँ पर भाजपा को मार रहे हैं, हम यहाँ पे भाजपा पर जुल्म कर रहे हैं। तो जो केंद्र का काम है वो केंद्र करे ना, ये काम तो ईडी का है।
अगर ये काम ईडी पक्षपात होकर ना करे, ईडी का काम जो है वो स्टेट सरकार क्यों करेगी, वो राज्य सरकार क्यों करेगी? ये तो इनका काम है ना। अगर ये कांग्रेस के ऊपर छापे मरवा रहे हैं, टीएमसी के ऊपर छापे मरवा रहे हैं, शिवसेना पर छापे मरवा रहे हैं, तो खुद पर छापे मरवाएंगे तब ना पैसा निकलेगा। लेकिन पैसा तो स्विस बैंकों में चला जा रहा है, पैसा निकलेगा कहाँ से? जब तक ये खोज नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा? ये खोज तो चुन चुन कर रहे हैं ना, कि हमें खोज जो है टीएमसी के घर करना है, भाजपा के यहाँ नहीं करना है, कांग्रेस के यहाँ करना है या भाजपा के यहाँ नहीं करना है, शिवसेना के यहाँ करना है, भाजपा के यहाँ नहीं करना है। खोजिए तो पैसा मिलेगा, पैसे का तो भंडार पड़ा होगा। मुझे यकीन है, यकीन के साथ कहती हूँ कि पैसों का भंडार होगा इनके घर पे। चलिए सत्यप्रकाश जी, मैं थोड़ा सा देवला ठाकुर जी की बात को जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, देवला ठाकुर जी बहुत उन्हीं की बातों में जवाब देंगे, हमारी थोड़ी। हाँ जी नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी बोली कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो ये बोले वो बोले। मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे पहले उन्होंने 100 दिन में महंगाई कम की भी बात की थी, देवला जी, वो भी याद कर लीजिए। 2 करोड़ रोजगार बोला था, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, काला धन लाएंगे, कहाँ गया वो काला धन, वो भी थोड़ा याद कर लीजिए। और फिर दूसरी बात जो अभी इन्होंने बोली कि आपकी प्रदेशों में भी एजेंसियां हैं। अरे 36,000 करोड़ नान घोटाला रमन सिंह जी के ऊपर है। डॉक्टर मैडम, मिसेज मैडम और डॉक्टर सिंह कौन है ये आज तक नहीं पता चला। ये चार्जशीट दायर होती है, वो केस कहाँ गया मालूम नहीं। एसीबी की कार्रवाई की जाती है, मगर एक संविधान के तहत वो पूर्व मुख्यमंत्री है तो इसे राज्यपाल से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। वो लेटर जाता है राज्यपाल, मगर वहां हस्ताक्षर अभी तक नहीं हुए। हमारे नेता, कांग्रेस के नेता, प्रदेश के नेता वहां जाते हैं राजभवन, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए वो आज तक नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ ये थोड़ा देवला जी बता दीजिए। नान घोटाले में वो आरोपी है, उसके बाद उनके ईडी के केस चल रहा था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, एक मुख्यमंत्री का लेटर जाता है पीएमओ कि भाई ईडी की कार्रवाई का क्या हुआ, उसका जवाब नहीं आता है। तो ये क्या दिखा रहा है कि ईडी की कार्रवाई कहाँ होती है? तो देवला जी थोड़ा सा आप जो बोल रहे हैं ना, आपकी प्रदेशों में भी एजेंसी है तो यहाँ तो कार्रवाई हो रही है मगर हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। क्यों दबाव बना रहे हैं आप राजभवन में? ईडी का लेटर जाता है तो केस नहीं आगे बढ़ रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो ये तो आप बताएंगे ना कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ इन्हीं अपोजिशन के लीडर के ऊपर क्यों हो रहा है? ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो त्रिपाठी जी बार बार इनको यही बात बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर आपके पास कुछ उपाय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो उसके खिलाफ ये ईडी आईटी आगे करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। आपने खुद ने आंकड़े बताए हैं, अगर इतने सारे केसेस छापे, अगर 3010 छापे पड़ते हैं, उसमें एक भी भाजपा का नेता ना हो, ये तो भाई बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है। अगर ऐसा है तो एक तो सबको उधर हो जाना चाहिए, सब पाक साफ है, सब भ्रष्टाचार से मुक्त है, सभी मतलब फिर तो एक ही दल हो जाना चाहिए सर पूरे भारतवर्ष में, कोई भी भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। और सबसे अच्छी बात तो अभी टीएमसी की प्रवक्ता दीदी ने बोला कि अगर ये महंगाई इतनी बढ़ रही है तो ये नहीं खरीद, तो क्यों बढ़ रही है, कम होनी चाहिए, सही बात है। तो ये महंगाई क्यों नहीं कम कर रहे हैं? डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई कम नहीं हो रही है, काला धन नहीं आ रहा है। ये सब की तरफ से मुद्दा भटकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ईडी आईटी के छापे पड़वाते, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ईडी आईटी के छापे पड़वाओ, जनता को गुमराह करो। चल आपको तो फायदा हो रहा ना, सिंपैथी मिल रही है, क्या दिक्कत है? नहीं, सिंपैथी की बात नहीं है त्रिपाठी जी, हम तो बार बार बोल रहे हैं छापे पड़े, भ्रष्टाचार अगर हो रहा है को किसी भी दल का हो, हमारे दल का हो, इनके दल का हो, टीएमसी दल का हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको पकड़िए, उसको अंदर रखिए। मगर अगर आपके दल का भी है, हम तो लेटर लिख रहे हैं, हम तो सबूत दे रहे हैं कि भाई नान घोटाले में हुआ है, रमन सिंह जी का जो प्रियदर्शी घोटाला हुआ उसमें मैनेजर का नार्को टेस्ट में उन्होंने नाम लिया रमन सिंह का, उसके बाद कार्रवाई होती है, ईडी का केस अचानक से रुक जाता है, लेटर का जवाब नहीं आता। तो ये सब क्या दिखा रहा है? चलिए पूछ लेते हैं क्या दिख रहा है? मनीष जी के पास चलेंगे, लेकिन एक बार देवलाल जी आपसे फिर जानना चाहेंगे, सत्यप्रकाश जी और हमारे सोफिया जी के सवालों का आप उत्तर दे दीजिए, फिर मनीष जी के पास चलते हैं। जी देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सारे जो जांच होते हैं तथ्यात्मक होने चाहिए। आपने कह दिया अभी, जैसे कि अभी कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे, तो इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उनका चरित्र ही छलिया है। अगर वो नान घोटाले में अगर इतनी सत्यता से बात करते हैं, थोड़ा संयमित भाषा में, देवलाल जी संयमित भाषा में का उपयोग नहीं कर सकते। इसका मैं विरोध करूंगा और मैं इनको भी बोलने नहीं दूंगा। अगर ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे तो हमारे पास भी भाषा है, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, हम भाजपा की तरह संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। देवलाल जी संयमित भाषा का उपयोग करें। अगर कुछ नहीं रहता है तो इसी टाइप की भाषा इस्तेमाल करते हैं। देवलाल जी ठाकुर साहब चलिए, सत्यप्रकाश जी मैं उनको समझा रहा हूँ, सत्यप्रकाश जी मैं समझा रहा हूँ। ठाकुर साहब देखिए,
संयमित भाषा का उपयोग करिए। असंयमित अरे मैं भाषा का उपयोग बता रहा हूं। नहीं, असंयमित प्रदेश भाषा का उपयोग दौरा करेंगे किस तो तरह निश्चित तौर पे किस लिए इस तरह बात सुनना पड़ेगा। तर्क मैं कुतर्क दौरा होने चरित्र लगेंगे। के मापदंड को भी आपके सामने पेश कर रहा हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं तथ्यात्मक जानकारी को आपके सामने नहीं रख रहा हूं। नहीं जब तो इस ये प्रदेश छलिया जैसे के शब्द का उपयोग मत करिए ना। धान घोटाले की बात करते हैं। आप मेरी तब बात सुन लीजिए पहले। आप पहले बात सुन लीजिए। छलिया जब जैसे शब्द का उपयोग करना आपके लिए उचित नहीं लगता है। जी, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन लीजिए पहले। जी। जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जब इस बात को इस पटल पर रखते हैं कि नान घोटाले पर कार्रवाई होना चाहिए, जी। 2 आईएएस अधिकारियों को आपने आरोपित बनाया था। वो दोनों आईएएस अधिकारी आज आपके कमीशन एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, प्रमुख पदों में बैठ के काम कर रहे हैं। अगर वो भ्रष्टाचारी है तो आपके अपने साथ बैठा के कैसे काम कर रहे हैं? ये आपका चरित्र छत्तीसगढ़ की जनता फिर वही बात है, अगर भ्रष्टाचारी तो ईडी के छापा क्यों नहीं बढ़ाते? इस चरित्र से समझ भी नहीं है। आप अरे हम तो एसीबी की कार्रवाई तो चल रही है, उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं हो रहे राजभवन से? हम तो तथ्य दे रहे हैं, एसीबी कार्रवाई कर रही है, आगे बढ़ गई है, मगर आपके राजभवन से हस्ताक्षर नहीं हो रहे। हमारे पास तो तथ्य है, कार्रवाई करने के लिए तथ्य है, एसीबी अपनी कार्रवाई कर रही है। है यहीं पर दिखता है। तो आप हमारे पास तथ्य के साथ आप लड़ रहे हैं। आप जो है नैतिक दबाव बना के राजभवन के ऊपर हो, ईडी के ऊपर हो, आईटी के ऊपर हो, बचपन से राजनीति करना चाहते हैं। शरण में रहने वाले लोग हैं, संरक्षण देने वाले लोग हैं। सौम्या चौरसिया को अपने बगल में बैठाकर भ्रष्टाचार करने वाले ठाकुर साहब, जो जिनको आप कमीशन एजेंट बता रहे हैं, उनके यहाँ क्यों नहीं ईडी की कार्रवाई करवाई आपने? इस समय हम सरकार में है, वो हम नहीं बोल रहे हैं। ये इनकी जो सरकार है, इनके जो मुख्यमंत्री है, वही खुद नियुक्त किए हैं उनको। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वो कमीशन एजेंट हैं 2 आईएएस अधिकारी, तो आप उनके यहाँ ईडी की कार्रवाई करवाइए ना। जी, मैं वहीं पर आता हूं। आप जो बोल रहे हैं ईडी की कार्रवाई कराइए कह के, हम लोग होते कौन है अभी सरकार में? हम हैं या कांग्रेस? अरे दिल्ली में तो आप है ना, ईडी तो दिल्ली की है। जी, वही बोल रहा हूं मैं। ये बताइए मेरे को कि हवा में कह देने से कोई आरोपी बन जाता है? कांग्रेस का अगर आदमी कोई बोल दिया कि आरोपी है, उसके लिए कुछ तथ्य नहीं, ये तो आप ही बोल रहे हैं। आप ही बोल रहे हैं कि 2 आईएएस सीनियर आईएएस, ये तो आप बोल रहे हैं कि 2 सीनियर आईएएस कमीशन एजेंट है। कर रही है ना इनका दौरा, जिनको ये आरोपी हस्ताक्षर कर दे, कार्रवाई हो जाएगी, आगे बढ़ेगी कार्रवाई। इनको ये आरोपी बताते हैं, उनको अपने साथ रखे हुए हैं। और अरे आपके मुख्य सचिव, आपके समय के मुख्य सचिव कहाँ है? सबसे बड़े घोटालेबाज तो वो थे। वो कहा, उनको पहले ढूंढते। वो रमन सिंह जी किनके इशारे पर चलते थे? रमन सिंह जिनके इशारे पर चलते थे ना, सबसे बड़े घोटालेबाज वो थे। उनको तो ढूंढिए कहाँ चले गए, आज तक दिख नहीं रहे। वो बात करते हैं, देश की अस्मिता की बात करते हैं। देश की अस्मिता के बारे में बोलने वालों को मैं बताना चाहता हूं, इस समय जब देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है ना, पूरा देश देखा है जब यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा था। चलिए, यूक्रेन और रशिया मत बताइए अभी। ये 21 नंबर अभी तो ईडी की चर्चा हो रही, छापेमारी की चर्चा हो रही, इस पे बात करें। जीडीपी कहाँ है वो देख लीजिए, बेरोजगारी दर कहाँ है वो भी देख लीजिए। करेंगे। ये लोग बोलते हैं कि देश को आजाद करा दिए, गोरों से लड़े। अरे भीख मांगने से आजादी नहीं मिलती। आप क्या जानोगे स्वतंत्रता में बलिदान? आप लोग क्या समझोगे? आपने एक कतरा नहीं दिया आपके लोगों ने आजादी के बाद, आप क्या समझेंगे? आप दूसरे माहौल उड़ाना चाहते हैं आजादी का। ग्रसित लोग हैं ये लोग, क्या बताएंगे? आज भ्रष्टाचारियों को अगर खत्म करने का अगर देश में केंद्र की सरकार एक बड़ा सीधा सा सवाल है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब सवाल तो सुन लीजिए। आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं, हमारा सवाल तो सुन लीजिए। बड़ा सीधा सा हमने पहले शुरू में ही सवाल किया था कि 10 साल में सिर्फ 112 छापेमार की कार्रवाई और आपके 8 साल में 3010 कार्रवाई, तो क्या भ्रष्टाचार बढ़ गया है? ये भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं आप इस तरह, और गैर भाजपाइयों के यहाँ ही केवल छापेमारी क्यों? बड़े संक्षेप में हम उत्तर जानना चाहेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार को खत्म, मैं बोला ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रथम दृष्टिया में तो ये समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जितने भी सारे कदम उठाए जाने चाहिए वो सारे कदम उठाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार का उद्देश्य ही यही है कि भ्रष्टाचारियों को खत्म करना है। इस देश से भ्रष्टाचार के लिए अगर कोई लड़ाई, यही बात है ना, लोग भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं लेकिन उसको खत्म करने के लिए उसके साथ खड़े नहीं होते। अगर यहाँ पर अगर कुछ कांग्रेसियों के यहाँ भी अगर भ्रष्टाचार के सिंडिकेट का, कोल सिंडिकेट के यहाँ छापा पड़ गया है, अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं होंगे तो उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम चलेंगे उनके साथ।
अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो। त्रिपाठी जी एक प्रश्न बस 10 सेकंड। समय समाप्त हो रहा है जी सत्यप्रकाश जी। ठाकुर साहब बस आपकी बात आ गई, ठाकुर साहब आपकी बात आ गई है, ठाकुर साहब आपकी बात आ चुकी है, सारा ठाकुर साहब आपकी बात आ चुकी है। अब सत्यप्रकाश जी को बोलने दीजिए, थोड़ा सुन लीजिए ध्यान ठाकुर से। साहब, त्रिपाठी जी, ठाकुर साहब को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। रमन सिंह जी ने बोला था कमीशन खोरी छोड़ दीजिए तो हमारी सरकार आ जाएगी। चलिए वो भी खत्म। ये मनीष जी, मनीष जी लोग ना बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए मनीष जी, इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाएं आने वाले समय में? इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस भूपेश सरकार को या नुकसान मिलेगा? या भारतीय जनता पार्टी, जिससे सवाल उठ रहा है, आपने भी उठाया कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही सारे नेता पाक साफ हैं? देखिए, आप जहां तक बात करें इसका राजनीतिक फायदे और नुकसान की बात जो हो रही है, देखिए लगातार जिस प्रकार से कार्रवाइयां छत्तीसगढ़ में हो रही, जब से कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद से लगातार ये जो ईडी की कार्रवाइयां यहाँ पर हो रही है, और भाजपा के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो इस बात को लगातार कह रहे हैं कि ईडी को मिले साक्ष्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ में ये कार्रवाइयां हो रही है, और लगातार वो साक्ष्य जो मिले उन साक्ष्यों के आधार पर इन जो आज ही जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि ये साक्ष्य जो मिले हैं उस गोला घोटाले में, इसके पहले जो ईडी के छापे पड़े थे उनमें जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्य के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर दो पहलू निकल करके आते हैं। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर जो कार्रवाइयां हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है, और जिस प्रकार लगातार भूपेश बघेल आक्रामक होकर के केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर और केंद्र सरकार की कार्रवाई पर लगातार जो है वो सवाल खड़े करते हैं, उसको लेकर के भी हम देखें तो लगातार जिस प्रकार से वो कार्रवाई कर रहे हैं, और कांग्रेस के जितने भी बड़े चुनाव हो रहे हैं उन सारे चुनाव में जिस प्रकार भूपेश बघेल की भूमिका यहाँ से निकल करके राष्ट्रीय परिदृश्य में जा रही है, उसको देखते हुए इस बात को भी हम देखें तो कहीं न कहीं इससे ये भी अंदेशा आता है कि राजनीतिक रूप से भी ये कार्रवाइयां की जा सकती है। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीज यह है कि यदि उसमें कोई साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर यदि कार्रवाई हो रही तो निश्चित रूप से ईडी, आईडी, ये जितने भी संस्थाएं हैं उन सारी संस्थाओं को जितने भी साक्ष्य मिले हैं उनको पब्लिक पोर्टल में लाना चाहिए और उनको सामने रखना चाहिए कि ये साक्ष्य इन लोगों के खिलाफ मिले हैं और इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए कितनी संपत्ति मिली है, कितनी संपत्ति ईडी ने सीज करी है। तो ईडी की जो कार्यप्रणाली है उसको यदि हम देखें तो ईडी की कार्यप्रणाली में ये होता है कि उनको अधिकार होता है किसी भी संपत्ति को सीज करने का, जो कैश मिला है उसको सीज करने का, जेवरातों को सीज करने का, लेकिन उसके बाद वो किस आधार पर सीज किए गए हैं उस बात को पब्लिक डोमेन पे लाना चाहिए। और भाजपा के ऊपर लगातार ये जो आरोप लग रहे हैं जो राजनीतिक द्वेष की वक्त कार्रवाई कर रही है उस बात को पब्लिक डोमेन में लाकर के इस बात को सिद्ध करना चाहिए कि निश्चित रूप से ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, भ्रष्टाचार से धन का अर्जन कर रहे थे और उसके बाद वो कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस बात को कांग्रेस को जो सवाल खड़े कर रही है उसका जवाब जो है इनको देना चाहिए और ये जो जवाब है मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के बजाय ईडी और ये जो जांच एजेंसियां काम कर रही है उनको इस सारी चीजों को जो जांच हुई है उन सब चीजों को, सारे तथ्यों को जो है पब्लिक डोमेन में ला करके रखना चाहिए और ये बताना चाहिए कि इन्होंने इस प्रकार से इतना भ्रष्टाचार किया और ये संपत्तियां भ्रष्टाचार से अर्जित करी है। तब जाकर के ये स्थिति क्लियर होगी कि एक कार्रवाई जो है राजनीतिक द्वेष की वजह से नहीं हुई है, सीधे तौर पर ये लोग भ्रष्टाचार करे तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। जी। लेकिन जो ये समय था, ये समय ऐसा हो गया कि महाधिवेशन होने वाला है और कार्रवाई तो इसको तो लेकर कांग्रेस जनता को ये समझाने में लगभग सफल हो रही है कि देखिए जानबूझ के द्वेष पर कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस जनता को इस बात को समझाने में लगातार कामयाब हो रही है कि ये जो कार्रवाइयां हो रही है ये द्वेष की जा रही है और ये जो समय चुना गया है निश्चित रूप से ये समय भी ऐसा है कि 2 दिन बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है और मुझे लगता है जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है उनके ऊपर उस अधिवेशन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके हाथों में थी और वो उसको एग्जीक्यूट वहां पर कर रहे थे, तो उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई होना निश्चित रूप से बहुत सारे संदेहों को जन्म देता है। जी, चलते चलते मुक्ता जी सारे मुद्दे पे आपके एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहिए। बिल्कुल, बस अभी जो इन्होंने कहा ना कि पब्लिक डोमेन में ये आ जाना चाहिए कि कार्रवाई क्यों हो रही है और किस कारण से हुई है और क्या क्या मिला, लेकिन मैं आपको फिर से वही कहूंगी त्रिपाठी जी, हम लोगों ने ये देखा है जिसकी सरकार रहती है वो इन एजेंसियों को टूल की तरह उपयोग करता है, ये हमने देखा कि सरकार में ही तोता कहा गया था। बिल्कुल, तो ये हमने देखा ही, हमने कांग्रेस जब सत्ता में थी तब वो करती थी, अब बीजेपी है वो करती, हाँ, लेकिन इसमें ये जो बात है ये बहुत सही उन्होंने कहा कि पब्लिक डोमेन में ये आ जाना चाहिए कि कार्रवाई किस कारण से हुई और क्या क्या मिला, तो उससे जो है वो स्थिति क्लियर हो जाएगी कि ये राजनीतिक द्वेष से नहीं हुआ है। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत देवलाल जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, सोफिया जी आपका, मनीष जी आपका, मुक्ता जी आपका,
धन्यवाद, आपने हमारे साथ अपना समय दिया, आपने चर्चा में शरीक हुए। तो आज हमने चर्चा की भाजपा सरकार के कार्यकाल में राजनीतिक दलों के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई को लेकर। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपीए के कार्यकाल के बाद से ईडी की कार्रवाई में इजाफा हुआ है। पिछले 8 सालों में प्रवर्तन निदेशालय ने 3000 से भी ज़्यादा छापे मारे हैं, जिसमें राजनीतिक दलों की बात करें तो केवल विपक्ष पर 95% कार्रवाई हुई है। वहीं अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।